हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको अपने YouTube चैनल से फ्री में बीएससी का जूलॉजी ऑनर्स, बोटनी ऑनर्स, 12th का बायोलॉजी और नीट, पैरामेडिकल और डीसीईसी, बीसीईसी, इन सभी कोर्सों को आपके बीच मुफ्त में तैयारी कराऊंगा। आप हमारे लाइव क्लास से प्रतिदिन शाम 6 से 8 जुड़ सकते हैं और यह क्लास आपका अपलोडेड भी रह जाता है, बाद में आप देख भी सकते हो। तो चलिए, आज हमारा जो क्लास है अभी हम इसको लेकर चल रहे हैं बीएससी ऑनर्स का 2020-23-27 सत्र वाले बच्चों के लिए। वे बच्चे जिनका अब सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो सेमेस्टर 1 में जूलॉजी का हम लेकर चल रहे हैं यूनिट 1 जिसका नाम है जंतु जैसे प्रोटिस्ट। क्योंकि हिंदी भाषा में पढ़ा रहा है जंतु जैसे प्रोटिस्ट, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अब से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको पुस्तक भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और प्रश्न भी मिलेंगे। तो खासकर ऐसे बच्चे जो देहात क्षेत्र से आते हैं, जिनकी भाषा शैली अंग्रेजी में कमज़ोर है और वह बड़े संस्थान में खर्च करके ना तो ऑनर्स की तैयारी कर सकते हैं और ना ही मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए मैं स्पेशल बिहार के बच्चों के लिए, देहात के क्षेत्र के रहने वाले बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी है, उनके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के बीच इस कोर्स को लेकर आने का। और आपका भरपूर प्यार और समर्थन भी मिल रहा है, जिससे हमारी हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस सिलेबस को हमने समझा था इससे पहले के वीडियो में कि यूनिट 1 जो पहला यूनिट पढ़ना है जंतु जैसे प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ना था, जिसमें प्रोटिस्टा से संबंधित जो जंतु जैसा है उसको हम निकाले थे। तो हमारा मिला था इसमें प्रोटोजोआ। तो मुख्य रूप से हम पहले 2-3 वीडियो जो बनाए हैं उस वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं प्रोटोजोआ का लक्षण, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण और प्रोटोजोआ का मुख्य रूप से आने वाले 3 सदस्य पारामीशियम, लीशमानिया और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसका परीक्षा में यही तीनों से हर साल प्रश्न पूछते हैं। तो मैं इन 3 को ही पढ़ाऊंगा और तीनों को ही आप याद कीजिएगा। आपको इससे यूनिट 1 से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 100% बन जाएंगे। तो मैंने पारामीशियम के बारे में पहले पढ़ा चुका है आपको, आप देख रहे हैं। इससे यही हिंदी मीडियम का नोट्स भी है, इसी नोट्स को मैं पढ़ाऊँगा। ये है लीशमानिया डोनोबानी, प्रोटोजोआ का एक सदस्य है। तो लीशमानिया डोनोबानी को आज हम पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा चुके हैं, प्रोटोजोआ में तो चल ही रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम पारामीशियम के बारे में पढ़ा चुके हैं, वो वीडियो आप जाकर देख लेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे लीशमानिया डोनोबाई के बारे में। आप जानते हैं कि इसको सबसे पहले किसी भी प्रश्न को पूछे, लीशमानिया से प्रश्न पूछे, इसका लक्षण पूछे, बीमारी फैलाने का कारण पूछे, या जो कुछ भी पूछे, तो एकदम शांतिपूर्वक इसका डिस्क्राइब पूछे, संक्षिप्त वर्णन पूछे, इसका वर्णन पूछे, तो 3-4 गुणों के आधार पे हम पूरे इसको 600 से 800 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले किसी भी जीव को आरंभ करते हैं तो परिचय के रूप में उसका हम वर्गीकरण को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि लीशमानिया डोनोबाई का वर्गीकरण क्या है। तो लीशमानिया डोनोबाई यह पाया जाता है संघ, अंग्रेजी में बोलते हैं फाइलम प्रोटोजोआ में, और इसका उपसंघ सब फाइलम होता है सार्कोमैस्टिगोफोरा। याद रखेंगे, सार्कोमैस्टिगोफोरा। इसका सुपर क्लास होता है मैस्टिगोफोरा। इसका क्लास यानी वर्ग हो जाएगा जूमैस्टिगोफोरा। गण ऑर्डर हो जाएंगे काइनेटोप्लास्टिडा, और वंश आ जाएगा लीशमानिया, जिसके लीशमानिया ही हमको पढ़ना है। और डोनोबाई यह इसकी प्रजाति है, यह स्पीसीज हो जाएगी। तो कहाँ से आया लीशमानिया डोनोबाई, हम लोग इसको वर्गीकरण के माध्यम से स्पष्ट कर लिए हैं, समझ चुके हैं। अब वर्गीकरण को देख लिए कि किसके सदस्य है, कहाँ से आए, उसके बाद इसके बारे में जानते हैं। दूसरा गुण है इसका कि लीशमानिया का स्वभाव क्या है, रहता कहाँ है, आवास कहाँ है। तो इसके स्वभाव को और आवास को देखिए। तो लीशमानिया मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों में अंतरकोशिक यानी कोशिका के अंदर इंट्रासेलुलर परजीवी है। यह त्वचा,
म्यूकोसा, लिम्फ नोड, स्प्लीन, यकृत और अस्थि मज्जा की रेटिकुलो इंडोथीलियल कोशिकाओं में रहती है। देखिए इसका निवास कहाँ है, कहाँ कहाँ रहेगा, तो आप याद करोगे, देखोगे इसका निवास स्थल है लीशमानिया, त्वचा में भी रह सकता है, लीशमोनिया म्यूकोसा में भी रह सकता है, लीशमोनिया लिम्फ नोड में भी रहेगा, या स्प्लीन में रहेगा, यकृत यानी लीवर में रहेगा, अस्थि मज्जा बोन मैरो में रहेगा। तो बोन मैरो की किस कोशिका में रहेंगे, तो रेटिकुलो एंथोथीलियल सेल में रहेंगे। अब यह द्विपोषदक यानी डाइजेनेटिक होता है। लीशमानिया द्विपोषदक यानी यह दो पोषकों के बीच में रहता है, दो पोषकों के साथ अपने जीवन को पूर्ण करता है। वह पोषक क्या है, तो मनुष्य या कशेरुकी प्राणी प्रथम या मुख्य पोषक है। इसका प्रथम पोषक मुख्य रूप से रहता है मनुष्य में, या मनुष्य के अलावे अन्य कशेरुकी प्राणी जो वर्टिब्रेटस जीव है उनके अंदर। तथा दूसरा है इसका फेलोबोटोमस जाति की सैंडफ्लाई, यानी मनुष्य और सैंडफ्लाई मध्य पोषक है, यह वाहक का कार्य करती है। अब समझिएगा इसको कि लीशमानिया का स्वभाव यह रहता कहाँ कहाँ पे है, तो यह रह सकता है कोशिका के अंदर, त्वचा की कोशिका में, म्यूकोसा कोशिका में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, यकृत में, अस्थि मज्जा की रेटिकुलो एंथेलियल कोशिका में रह सकता है। और यह द्विपोषदक यानी डाइजेनेटिक होता है। द्विपोषदक के मतलब कि दो पोषकों में रहेंगे। समझिएगा लीशमानिया अपना जीवन को लीशमानिया जो है यह द्विपोषदक होते हैं, द्विपोषदक होते हैं। द्विपोषदक मतलब दो पोषक, प्रथम पोषक और द्वितीय पोषक, यानी जिसमें सबसे अधिक पोषक प्राप्त करेगा उसको प्रथम, जिसमें उसके बाद कम पोषण प्राप्त करेगा उसको द्वितीयक बोलेंगे। तो प्रथम पोषक हो जाएगा इसका मनुष्य या अन्य कशेरुकी समझते हैं जिसके पास में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सभी जीवों को कशेरुकी कहा जाता है। द्वितीय पोषक आ जाएंगे सैंडफ्लाई मक्खी में, मक्खी नहीं है, मच्छर है, सैंडफ्लाई मच्छर में पाया जाएगा। और यही सैंडफ्लाई मच्छर जो है इसको वाहक का काम करती है, ढोने का काम करती है, ढो कर लाती है, मनुष्य या अन्य कशेरुकी में पहुंचा देती है। तो समझ गए होगा लीशमोनिया द्विपोषक होता है, दो पोषक चाहिए, प्रथम पोषक और द्वितीय पोषक। प्रथम पोषक के रूप में मनुष्य होते हैं या अन्य कशेरुकी होते हैं, द्वितीय पोषक में सैंडफ्लाई मच्छर होंगे और यही मच्छर वाहक का भी कार्य करता है। अब आगे देखते हैं इसके हम स्वभाव को और गुण को, स्वभाव को और आवास को समझ गए हैं। इसकी तस्वीर को देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए। लेशमेनिया डोनोवानी का तस्वीर है। इसका आप दो रूप देख रहे हैं, एक लंबा फ्लैजिला वाला और एक गोल या अंडाकार रूप देख रहे हैं। लंबा फ्लैजिला वाला को इसको बोलते हैं लिप्टोमोनाड, या इसको बोलेंगे प्रोमैस्टिगोट अवस्था। जो लंबा डंडा वाला है उसको बोलेंगे लिप्टोमोनाड या प्रोमैस्टिगोट अवस्था। गोलका वाला जो है इसको बोलेंगे लीशमैनियल या एमेस्टिगोट अवस्था। अब समझेंगे कौन कहाँ रहता है। यह लंबा वाला जो है आकृति यह पाया जाएगा मच्छर के अंदर और यह पाया जाएगा मनुष्य के अंदर। समझ जाइए कि लिप्टोमोनाड या प्रोमैस्टिगोट अवस्था जो है मच्छर में पाया जाता है, एमेस्टिगोट या लीशमेनियल अवस्था जो है वह मनुष्य में पाया जाता है। अब इसकी संरचना को हम देखेंगे। इसकी संरचना को देखिएगा तो इसके पास बीच में एक बड़ा केंद्रक होता है। देखिए दोनों अवस्थाओं में एक बीच में केंद्रक है। ठीक इसके नीचे एक छोटा पैच जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। संरचना को समझिएगा, इसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस है,
उसके नीचे एक और गोलाकार आकृति है जिसको काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं, और सबसे अंतिम में इसके पास में एक बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी से एक तंतु धागा जैसी रचना निकला हुआ है जिसको एक्सोनीम कहते हैं। ये मेस्टिगोट में कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रोमेस्टिगोट में लिप्टोमोनाड अवस्था में यहाँ से एक फ्लैजिला निकलती है या फ्लैजिला पाई जाती है। तो इसकी संरचना को आप समझ गए होइएगा, लीशमानिया डोनोबाई की संरचना को। अब देखिए लीशमानिया डोनोबाई की संरचना को जब समझ गए हैं, इसके बारे में फोटो बनाकर आप लिख सकते हो कहाँ कौन अवस्था है। तब देखेंगे इसकी जातियाँ कितनी है। तो लीशमानिया की निम्न जातियाँ मनुष्य में रोग उत्पन्न करती हैं। तो लीशमानिया की कौन कौन सी जातियाँ, तो 2 जातियाँ हैं, एक लीशमानिया ट्रोपिका एवं लीशमानिया डोनोबाई। यह मनुष्य के अंदर बीमारी उत्पन्न करता है। हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब इसकी संरचना को देखिएगा तो लीशमानिया जो फोटो देखे उस ऊपर में, उसके संरचना के बारे में समझा रहे हैं। यह एक कोशिक प्राणी है। पहली, इसकी आकार गोल या अंडाकार और व्यास 1.5 से 4 माइक्रोन होता है। इसमें एक गोलाकार केंद्रक होता है, बताए थे ऊपर में। केंद्रक के आगे काइनेटोप्लास्ट या ब्लीफेरोप्लास्ट होता है। इससे एक छोटा कसाब फ्लैजिला निकलता है। तो फ्लैजिला निकलता है कौन अवस्था में, प्रोमेस्टिगोट फेस में। आगे चलेंगे, इसके चौथा नंबर पॉइंट को देखेंगे स्ट्रक्चर की, जिसमें है कि दोनों एक पतले तंतु सदृश राइजोप्लास्ट द्वारा जुड़े होते हैं। कौन, देखिए काइनेटोप्लास्ट से एक तंतुबत रचना निकलती है जो दोनों जुड़ा होता है। ये देखिए एक तंतुबत पतली धागे जैसी रचना से, यहाँ पे देख रहे तंतु सदृश राइजोप्लास्ट द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और सबसे अंतिम 5वां पॉइंट में कशेरुकी प्राणियों में यह एमेस्टिगोट या लीशमैनियल तथा अकशेरुकी प्राणियों में प्रोमेस्टिगोट या लिप्टोमोनाड रूप में पाया जाता है, जो पहले आपको हम समझा दिए थे। यह था लीशमानिया का संरचना, लीशमानिया का स्ट्रक्चर। तो हमने लीशमानिया का वर्गीकरण देखा, लीशमानिया के स्वभाव और आवास के बारे में पढ़ा, और अभी लीशमानिया का स्ट्रक्चर को देखा, संरचना को देखा। अब आगे चलिए, अगला इसका हम वर्णन करेंगे कि जीवन चक्र, बेचारा जीता कैसे है लीशमानिया, इसके बारे में देखते हैं। तो यह मनुष्य में और मच्छर में, पहले बताए थे कि यह द्विपोषक होते हैं, यानी इसको सही से जीवन जीने के लिए 2 पोषक चाहिए। तो पहला पोषक मनुष्य है, दूसरा पोषक मच्छर है। तो पहला पोषक में देखते हैं कि मनुष्य में इसका जीवन चक्र कैसे होता है। तो 1 नंबर में पढ़ेंगे मनुष्य में जीवन चक्र, लाइफ साइकिल इन मैन। लीशमानिया का प्रोमेस्टिगोट अवस्था सैंड फ्लाई द्वारा रक्त चूसने के दौरान रुधिर में पहुंच जाते हैं। नीचे फोटो भी देखिएगा आप। अब लीशमानिया का जीवन चक्र मनुष्य में देखेंगे तो लीशमानिया का प्रोमेस्टिगोट अवस्था सैंड फ्लाई द्वारा रक्त चूसने के दौरान रुधिर में पहुंच जाता है। देखिए ये मक्खी है, इसी को सैंड फ्लाई बोलते हैं। जब यह मनुष्य का खून चूसता है तो इसके लार ग्रंथि में पाया जाता है एमेस्टिगोट फेस, या इसी को बोलते हैं इसके लार ग्रंथि में पाया जाता है प्रोमेस्टिगोट फेस। यह पहुंच जाता है मनुष्य के शरीर में। पहली विधि देखिए, पहला रूप देखिए, रुधिर के साथ आंत में पहुंचकर एमेस्टिगोट रूप में बदल जाती है। अब देखिए इसके यहाँ रुधिर में गया, रुधिर के साथ ही पहुंच गया इसके आंत में। समझिएगा कहाँ पहुंच गया, इसके आंत में। देखिए यहाँ पे रुधिर के साथ ही पहुंच गया इसके आंत में। यही है प्रोमेस्टिगोट फेस जो मच्छर में पाया जाता है। यह पहुंच गया आंत में, और आंत में पहुंचने के बाद इसका रूप बदल जाता है। देखिए आंत में पहुंचकर यह बन गया एमेस्टिगोट फेस या लीशमानियल फेस, लीशमानियल अवस्था बोलते हैं। तो आंत में पहुंचकर इसका रूप बदल गया, अब बन गया प्रोमेस्टिगोट फेस से एमेस्टिगोट फेस।
पोषक कोशिकाओं के अंदर सरल द्विविभाजन द्वारा जनन होता है। अब यह अपनी संख्या को बनाएगा द्विविभाजन द्वारा, यानी एक लीशमानिया है, यह वृद्धि करके दो भागों में बंट जाएगा, इसी को बोलते हैं सरल द्विविभाजन। इस प्रकार अपनी संख्या बढ़ाते बढ़ाते पोषक कोशिका में परजीवी का झुंड बन जाता है, यानी जिस कोशिका में घुसा, देखिए ये कोशिका में घुसा, इस कोशिका में परजीवी का झुंड बन गया। तो प्रत्येक समूह में 50 से 200 तक परजीवी होते हैं, यानी एक कोशिका के अंदर इसका झुंड जो है उसकी संख्या 50 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। पोषक कोशिका के फटने से परजीवी बाहर आते हैं। अभी पोषक कोशिका में पूरा भर गए, पोषक कोशिका को फाड़ देगा, फाड़ने के बाद परजीवी बाहर आ जाएगा और नए पोषक कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। रेक्टिकुलो इंडोथीलियल कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धों से होकर ये पोषक कोशिकाओं से दूसरी कोशिका में भी पहुंच जाते हैं। अब यह लिम्फ अस्थि मज्जा में जाएगा, किस कोशिका में? तो रेक्टिकुलो एंडोथीलियल में। इस कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि करके प्रवर्ध वृद्धि करेगा और वृद्धि करके उसको फाड़ कर एक पोषक कोशिका से दूसरी पोषक कोशिका में पहुंच जाएगा। इस प्रकार यह अपनी संख्या को बड़ी तेजी से मनुष्य के अंदर बढ़ाते रहेगा। जी सर। ओ खुश रहिए। बोलो बुआ। सर जनरल कंपटीशन की कितने बजे से क्लास करवाते हैं? शाम में सर जी आते हैं 4 बजे। 4 बजे? हाँ, कोमल तय ना करती है उधर से? ना पता है। हाँ, कोमल आती है। सर जी अपना से पढ़ाते हैं तो बुक लेके आना। वो आइएगा ना, सर जी बताएंगे। कुछ बुक भी है उनका, अपना किताब भी है, अपना किताब छबैले हैं, वो सर जी बता देंगे आपको। ठीक। अब डायग्राम से समझिए इसका कि मच्छर जैसी मनुष्य को काटता है तो ए मेस्टिगोट अवस्था को शरीर में पहुंचा देता है खून के माध्यम से, और यह खून के माध्यम से पहुंच जाएगा आंत में। अब देखिए आंत में यह बदल जाएगा ए मेस्टिगोट फेस में। पहला है प्रोमेस्टिगोट फेस, आंत में पहुंचकर बदल गया ए मेस्टिगोट फेस में। अब ए मेस्टिगोट में एक कोशिका के अंदर इसकी संख्या द्विविभाजन के द्वारा बढ़ेगा और इसके एक कोशिकीय जीव का झुंड बना लेगा, जो झुंड 50 से 200 तक की होगी। और 50 से 200 होने के बाद कोशिका को फाड़ देगा। अब फाड़ कर देखिए बाहर निकला, अब बाहर निकल कर फिर दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार अपनी संख्या को पूरे शरीर में बढ़ाते रहेगा और बढ़ाते बढ़ाते अब पहुंच जाएगा बोन मैरो में। देखिए बोन मैरो यानी जो हड्डियों के बीच में स्पंजी उत्तक होते हैं उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। तो बोन अस्थि मज्जा में पहुंच गया, यानी बोन मैरो में पहुंच गया। अब बोन मैरो के इंडोथीलियल सेल, इसमें इंडोथीलियल सेल में पहुंचकर उसमें वृद्धि करने लगेगा। अब जैसे इंडोथीलियल सेल में पहुंच जाएगा तो यह मल्टीप्लाई करेगा किसमें? माइक्रोफाज में। हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी कोशिका अमीबा के आकार की कोशिका होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोफाज, जो सुरक्षा तंत्र के लिए, प्रतिरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके अंदर ही प्रवेश कर माइक्रोफाज को भी संक्रमित करने लगेगा। तो इस प्रकार पूरे शरीर में इसकी संख्या बढ़ जाती है। लीशमानिया का कौन सा फेस होता है? तो ए मेस्टिगोट फेस। दूसरा स्थिति देखिएगा। अब प्रथम पोषक में मनुष्य में देख लिए कैसे अवस्था में जाता है, कहाँ पहुँचता है, क्या करता है। अब इसके दूसरे पोषक के जीवन चक्र को देखिएगा। तो मध्य पोषक सैंड फ्लाई में जीवन चक्र। जब सैंड फ्लाई मनुष्य का खून चूसती है तो परजीवी खून के साथ आंत में पहुंच जाती है और यह लेप्टोमोनाड प्रारूप में बदल जाता है। आंत में विभाजित होकर पुनः लीशमानिया एवं लेप्टोमोनाड सैंड फ्लाई के अंदर जनन करते हैं और लीशमानिया का प्रारूप नए प्रारूप बनाते हैं। लेप्टोमोनाड पोषक को संक्रमित करते हैं। अब समझिए फिर कोई दूसरा सैंड फ्लाई आएगी, संक्रमित मनुष्य जिसके पूरे कोशिका में फैल चुका लीशमानिया का
ए मैस्टिगोट अवस्था, यह मनुष्य संक्रमित हो गया। किस बीमारी से संक्रमित हो गया? तो कालाजार से। देखिएगा आगे इसको चर्चा करेंगे। संक्रमित होकर कालाजार से संक्रमित हो गया। अब इसको दूसरा मक्खी, दूसरी सैंड फ्लाई जैसे ही इसका खून चूसा, खून के माध्यम से इसका ए मैस्टिगोट फेस पहुंच जाएगा इसके आंत में, और आंत में पहुंचने के बाद यह फिर बदल लेगा, ए मैस्टिगोट फेस बदल लेगा रूप प्रोमैस्टिगोट फेस में, और प्रोमैस्टिगोट फेस पहुंच जाएगा इसके आंत में, अपनी संख्या को वृद्धि करने लगेगा। और यहाँ से प्रोमैस्टिगोट फेस जो है फिर पहुंच गया सैंड फ्लाई के लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि में। और लार ग्रंथि में जैसे पहुंचा तो ई मक्खी फिर जैसे दूसरे किसी दूसरे मनुष्य को चूसेगी, या मच्छर, सॉरी मक्खी नहीं मच्छर, फिर जैसे ही दूसरे मनुष्य को चूसेगा उसके अंदर ही बीमारी को फैला देगा। इस प्रकार इस सैंड फ्लाई जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में इस बीमारी को यानी इस परजीवी को फैलाती रहती है। इसलिए इसको हम वाहक कहते हैं, यानी ढोने वाला कहते हैं। किसको ढोने वाला? याद रखिएगा, लीशमानिया को ढोने वाला। तो आप दोनों फेस समझ गए होइएगा कि मनुष्य के अंदर और मक्खी के अंदर इसका जीवन चक्र कैसा है। एक बार फिर से इस डायग्राम को देखिए, फिर से आपको हम समझाते हैं। यह जो हम पढ़ रहे हैं लीशमानिया, लीशमानिया का जीवन चक्र 2 पोषक में होता है। प्रथम पोषक जो है मनुष्य कहलाएगा, और द्वितीय पोषक इसके सैंड फ्लाई मच्छर कहलाएगी। प्रथम पोषक में जैसे एक कोई संक्रमित सैंड फ्लाई है, किसी मनुष्य को काटती है तो खून चूसती है। खून चूसने के दौरान इसके लार में बैठा हुआ लीशमानिया का प्रोमैस्टिगोट अवस्था इसके ब्लड में दे देती है, और ब्लड के माध्यम से वो चला जाता है इस मनुष्य के आंत में, और आंत में पहुंचकर यह प्रोमैस्टिगोट अवस्था, देखिए उस आंत की एक कोशिका में पहुंचकर बदल जाती है ए मैस्टिगोट अवस्था में। और एक ए मैस्टिगोट बनी, एक ए मैस्टिगोट अपनी संख्या को कोशिका विभाजन द्वारा लगातार वृद्धि करेगा। तो एक कोशिका का यह अपना झुंड तैयार कर लेगा, जिस झुंड में 50 से लेकर 200 तक परजीवी पाए जाएंगे। अब यह जब पूरी संख्या भर जाएगी तो इस सेल को तोड़ देगा, तोड़कर ब्रस्ट किया, और 50 से 200 जितनी संख्या में जो परजीवी थे या बाहर निकलकर फिर दूसरे कोशिका पे हमला कर दे, दूसरे कोशिका में भी इसी प्रकार मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो ऐसे इसकी संख्या पूरे शरीर में जब वृद्धि कर जाएगी, तब यह मनुष्य के पूरे शरीर के सभी कोशिका व सभी उत्तकों में फैल गया ए मैस्टिगोट। अब यह मनुष्य हो गया संक्रमित। अब इसको हम बोलेंगे संक्रमित। अब इसके अंदर लक्षण दिखाई देगा, बीमारी के लक्षण दिखाई देगा। बीमारी कौन सा हो जाएगा? तो कालाजार, आप नाम सुने होइएगा, कालाजार बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। ये तो मनुष्य के अंदर संक्रमण हो गया। इस संक्रमित व्यक्ति से जैसे ही फिर कोई दूसरी सैंड फ्लाई खून चूसेगी तो इसके भी खून में चला आएगा यह परजीवी। यह परजीवी जो आएगा वह ए मैस्टिगोट फेस में आएगा। फिर इसके आंत में पहुंचकर, देखिए इसके आंत में पहुंचकर यह अपना रूप बदल लेगा। यह रूप बदल लेगा ए मैस्टिगोट फेस में, और इसके अंदर इसकी संख्या बढ़ने लगेगी आंत में, बढ़कर यह यहाँ से पहुंच जाएगा इसके लार ग्रंथि में, इसके लार ग्रंथि में, और लार ग्रंथि में बैठल रहेगा प्रोमैस्टिगोट फेस। और यह मच्छर संक्रमित व्यक्ति का खून चूसा फिर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगी, किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो उसमें भी बीमारी फैल गया। इस प्रकार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में बीमारी फैलाती रहती है सैंड फ्लाई, इसीलिए इसको इस परजीवी का या इस बीमारी का वाहक कहते हैं। आ गया होगा आपको समझ में लीशमानिया के बारे में। चलिए अब इसका हम आगे देखते हैं।
प्राथमिक पोषक का संक्रमण, यानी तीसरा है संक्रमित सैंडफ्लाई स्वस्थ पोषक का रुधिर चूसते समय लीशमानिया को त्वचा पर छोड़ देते हैं, जिससे त्वचा पर संक्रमण हो जाता है। यानी खून चूसने के समय क्या होगा, त्वचा पर अगर छोड़ देगा लीशमानिया को तो त्वचा पर भी संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, घाव का रूप ले सकता है। तो इस प्रकार हम देखें संक्रमण को। अब चलेंगे हम रोग उत्पत्ति, जो संक्रमण होता है उससे क्या रोग उत्पन्न होता है। तो लीशमानिया का संक्रमण दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं काला जड़, इसी को दूसरा नाम है विसरल लीशमानियासिस, यानी विसरल लेइशमैनियासिस। इस बीमारी में देखेंगे कि यह रोग लीशमानिया डोनोवानी के कारण होता है। काला जड़ किसके कारण हो रहा है, लीशमानिया डोनोवानी के कारण हो रहा है। यह रुधिर वाहिनियों, लिम्फेटिक विशेषकर यकृत, स्प्लीन तथा अस्थि मज्जा के एंडोथेलियल कोशिकाओं के अंदर रहता है। कौन, लीशमानिया डोनोवानी। लीशमानिया की एक प्रजाति कौन है, लीशमानिया डोनोवानी। यह रहता कहाँ है, तो रुधिर वाहिका यानी रक्त की नली, अब विशेषकर लिम्फेटिक अंग जिसमें लिम्फोसाइट रहता है। बीमारी से लड़ने वाला हमारा लिम्फोसाइट यानी एंटीबॉडी को बनाने वाला रॉ मटेरियल रहता है, उसमें रहता है। तो वह अंग कौन कौन सा है, तो यकृत, लीवर, स्प्लीन तथा अस्थि मज्जा के इंडोथेलियल कोशिकाओं के अंदर रहता है। कौन रहता है, तो लीशमानिया डोनोवानी। कुछ परजीवी रुधिर के अंदर प्लाज्मा में या रुधिर के मोनोसाइट के अंदर रहते हैं। तो लीशमानिया डोनोवानी का रहने का स्थान देख लिए। अब आगे चलिए, परजीवी की उपस्थिति के कारण जब परजीवी खूब बढ़ जाएगी तो रेटिकुलो इंडोथेलियल कोशिकाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इससे यकृत एवं स्प्लीन बढ़ जाते हैं। दो चीज होगा, देखिएगा इसमें तस्वीर में, इसका देखिएगा रेटिकुलो इंडोथेलियल कोशिकाओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिसके कारण यह देखिए इस व्यक्ति का यह लीवर है और यहाँ पे यह स्प्लीन है, इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो इसका पेट फूल जाएगा। इसका पेट जो है फूला हुआ दिखाई देगा, किसके कारण, तो रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल की संख्या को बढ़ने के कारण। यह जब बढ़ेगा तो यकृत यानी लीवर को बड़ा कर देगा और स्प्लीन को बड़ा कर देगा, जिससे गठिया का दर्द, रूमेटिक और रुधिर की कमी हो जाती है। क्योंकि इंडोथेलियल कोशिका जो है अस्थि मज्जा में वो रक्त को बनाता है, संक्रमित कर दिया तो रक्त की कमी हो जाएगी इस व्यक्ति के शरीर में। अभी देख लिए इसका लीवर का आकार देख लिए, यहाँ पे फूल जाएगा और यहाँ पे फूल जाएगा, तो पेट का जो नॉर्मल साइज है बड़ा हो जाएगा, पेट बाहर की ओर निकल जाएगी इसकी पहली लक्षण। अब आगे देखेंगे पोषक में जिसके अंदर फैल गया, जो पोषक किसके लिए है, लीशमानिया के लिए है, तो पोषक में माइक्रोफेज कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि माइक्रोफेज में हमला करता है। और माइक्रोफेज के बारे में पढ़े, ऐसी कोशिका है जो हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु, विषाणु जो भी प्रवेश करते हैं उसको निगल जाता है और हमको स्वस्थ बनाते हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, बीमारी से लड़ने का काम करता है। कौन, माइक्रोफेज। आप 12th में पढ़े होइएगा। तो माइक्रोफेज की संख्या कम हो जाती है। इलाज न करने पर कुछ सप्ताह से कुछ वर्षों के अंदर रोगी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मुख्य कारण माइक्रोफेज कोशिकाओं के नष्ट हो जाने पर पोषक का प्रतिरोध यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाता है, जिससे अन्य रोगों के संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। समझ गए, मृत्यु कैसे होती है, माइक्रोफेज की संख्या घट जाएगी, माइक्रोफेज की संख्या घट जाएगी तो अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाएगी। कोई भी रोग होगा उससे गंभीर परिणाम निकल सकता है, इसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो लीशमानिया डोनोवानी को हम लोग देखें। और दूसरा बीमारी पहला बीमारी उत्पन्न करेगा वह होगा कालाजर। कालाजर को सभी चीज़ों को देख लिए, लक्षणों को देख लिए, किस अंग को प्रभाव करता है वो भी पढ़ लिए। अब चलिए एक और बीमारी लीशमानिया उत्पन्न करेगा, वह होगा ओरिएंटल सार। सार का मतलब होता है फोड़ा,
यानी त्वचीय लीशमैनियासिस, यह लीशमैनिया ट्रोपिका के कारण होता है। याद रखिएगा, ओरिएंटल सार जब पूछे तो ट्रोपिका के कारण, लीशमानिया ट्रोपिका के कारण, और कालाजार पूछे तो लीशमानिया डोनोवानी के कारण। तो लीशमानिया ट्रोपिका के कारण होता है। यह फोड़े के डर्मल उत्तक में मोनोसाइट्स तथा अन्य रेटिकुलो एंडोथेलियल के अंदर रहता है। ओरिएंटल सोर एक छोटी सी लाल रंग की फुंसी के रूप में बनना शुरू होता है और बढ़कर 1 इंच या कुछ और बढ़ जाता है। अब इसको समझिएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई सैंड फ्लाई आई लीशमैनिया ट्रोपिका को ढोते हुए, इस व्यक्ति को काट लिया तो वह उसको बाहर छोड़ दिया। जैसी बाहर छोड़ा तो इस त्वचा के रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल के अंदर प्रवेश कर गया और यह शुरू में एक छोटा सा फुंसी के रूप में बाहर निकलेगा और यह फुंसी बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते 1 इंच तक हो जाएगा। अब समझिएगा, यह फुंसी देखिए, छोटा फुंसी निकला और फुंसी बढ़कर 1 इंच तक फैल गया। त्वचा के एपिडर्मल कोशिकाओं के फटने से नीचे के दानेदार उत्तक खुल जाता है। जब वह फैल गया तो त्वचा का कोशिका क्या होगा, फट गया, और फट गया तो नीचे का दानेदार उत्तक जो है वह खुल जाता है और फोड़े जैसी संरचना बन जाती है। किसमें? उत्तक में बन जाती है। इसके किनारे कुछ उभरे होते हैं तथा बीच का भाग दबा सा होता है। इस तरह के चकत्ते कई वर्षों तक रह सकते हैं। बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण होने पर इन स्थानों पर घाव बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, कोई मच्छर सैंड फ्लाई आई और लीशमानिया ट्रोपिका खून चूसते समय लीशमानिया ट्रोपिका को त्वचा पर छोड़ दिया। अब त्वचा के अंदर प्रवेश कर गया ईपीडर्मल सेल। हम जानते हैं कि त्वचा के सेल को बोलते हैं ईपीडर्मल कोशिका। ईपीडर्मल कोशिका में प्रवेश कर गया और वहां से चला गया एंडोरेटिकुलो इंडोथेलियल के अंदर और जाकर उसको संक्रमण करके अपनी संख्या को बढ़ाया तो त्वचा पर एक फोड़ा के रूप में बाहर निकाला। यह फोड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 इंच तक फैल जाएगा और आड़ी में चारों तरफ मोटा हो जाएगा, बीच में गड्ढा हो जाएगा। यह कई वर्षों तक रह सकता है। अच्छा, यहाँ पे फोड़ा जल्दी छूटेगा नहीं, तो बाहर से कोई भी जीवाणु आएगा, कोई भी दूसरा जीवाणु इसको संक्रमित करके लंबा समय तक घाव बना सकता है। इस बीमारी को हम कहते हैं त्वचीय लीशमैनियासिस या ओरिएंटल सोर। क्लियर है? 2 बीमारी को देखे, लीशमानिया से, एक कालाजार और दूसरा है ओरिएंटल सोर। अब चलिए इससे हम रोकथाम कैसे करेंगे उसको समझेंगे आगे लीशमानिया के लक्षण में ही। तो मच्छर को समुचित नाश करने का उपाय करना चाहिए एवं मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बीमारी में किससे फैल रहा है, तो मच्छर से फैल रहा है। तो वाहक से बच जाएंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। तो वाहक से बचने के लिए, मच्छर को नाश करने के लिए जो भी उपाय हो करना चाहिए, या और मच्छरदानी के अंदर सोना चाहिए। समय समय पर DDT या एल्ड्रीन का छिड़काव करना चाहिए। कुत्तों से बचना चाहिए और त्वचा पर चोट खरोच हो तो संक्रमण से बचने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। लीशमानिया से अब रोकथाम है। उसके बाद अगर हो जाए तो उपचार, इसका इलाज क्या करेंगे? तो इसका इलाज में देखिए कौन कौन सा केमिकल से इसकी इलाज की जा सकती है। तो सोडियम तथा पोटेशियम एंटीमोनी टार्टार, देखिए एंटीमोनी टार्टार्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, या तथा सोडियम एंटीमोनी ग्लूकोनेट, सोडियम एंटीमोनी ग्लूकोनेट द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता है। इनके व्यापारिक नाम है, यानी व्यापारिक नाम, जो कंपनी दवा बनाती है इस केमिकल को, उसका वह अपने नाम से व्यापारिक नाम के रूप में बाजार में बेचती है। वह दवा होगा, तो कालाजार के लिए जो दवा होगी वह दवा होगी नेस्टम या सोल्स्टिबोसन या यूरेस्टिबेमाइन। फिर से देखेंगे, नेस्टम, सोल्स्टिबोसम या यूरेस्टिबेमाइन, यह 3 दवा है जो कंपनी बनाती है। इनके द्वारा कालाजार का इलाज होता है। ओरिएंटल सोर में समझेंगे, ओरिएंटल सोर में एंटीमनी के यौगिकों के इंजेक्शन बहुत सफल है और नियोसुलबारसन और लोमिडाइन, डाइएनिडाइंस
भी इसके रोग उपचार के लिए काम में लाए जाते हैं। तो यह था लीशमानिया डोनोवानी के बारे में। जब ही कि उठा कर निकल जाओ ना, उठ, हाँ लॉक कर दिए, चाबी है पास में, है चाबी। अब देखिए प्रोटोजोआ के एक दूसरी स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हम केवल 3, देखिए एक सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वह पारामीशियम, उसके बाद लेइशमैनिया और तीसरा है एंट अमीबा। मुख्य रूप से 3 के बारे में पढ़ेंगे तो हर साल देखेंगे तो इसी तीनों में से कोई ना कोई एक को अथवा या उदाहरण देकर रहेगा ही रहेगा। बस अब इस तीनों को अगर तैयारी कर लेंगे तो आराम से इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न को लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम मात्र 3 को ही अपने नोट में जगह दी है, यही 3 को पढ़िए, आपका अच्छा से निकल जाएगा सेमेस्टर 1। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का परिचय में भी देखेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण से स्टार्ट करेंगे। इसको संघ फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। इसका वर्ग क्लास सार्कोडीना या राइजोपोडा है। इसका ऑर्डर एमोबीडा है। इसका वंश जीनस एंट अमीबा है। इस प्रकार इसके वर्गीकरण के इतिहास को हम देख लेते हैं। जब वर्गीकरण हो जाएगी तब हम चलते हैं इसके बारे में कुछ परिचय को और पढ़ते हैं, देखेंगे यह होता क्या है, रहता कहाँ है, बीमारी क्या उत्पन्न करता है, क्या लक्षण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो देखिए कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक कोशिकीय परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य की बिरहत यानी बड़ी आंत में रहता है। पुराने रोगियों में जो लंबे समय से इससे संक्रमित है उसमें यह यकृत यानी लीवर, फेफड़ा, प्लीहा और मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं। समझ गए कहाँ कहाँ रह सकता है? तो मनुष्य में मुख्य रूप से इसका रहने का घर जो है बड़ी आंत है, लेकिन जो बहुत दिन से इस बीमारी से ग्रसित है, इलाज नहीं करवा रहा है, उसके लीवर में भी रह सकता है, उसके फेफड़ा में भी रह सकता है, उसके स्प्लीन यानी प्लीहा में भी रह सकता है और मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के जीवन चक्र में 4 केंद्रक युक्त कोष्ठित सिस्ट अवस्था यानी 4 न्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं। ये मनुष्य के आंत में परिपक्व होते हैं तथा सिस्ट मल के साथ बाहर निकलते हैं। ये जीवित कोष्ठ सिस्ट दूषित खाद्य पदार्थ या जल के साथ दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले समझिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक कोशिकीय जीव है। इनके पास में एक कोशिका है, तब तक यह इनमेच्योर है, लड़का है, बहुआ है। अब यह वृद्धि करके 4 केंद्रक वाले बन जाएंगे, 4 कोष्ठक केंद्रक वाले बन जाएंगे। अब इसको हम बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट सिस्ट। अब यह जब परिपक्व हो गया, परिपक्व कहाँ पे हुआ? तो आंत में परिपक्व हुआ। ये 4 न्यूक्लिएट कहाँ बना? तो बड़ी आंत में बनी। कहाँ पर बड़ी? समझिएगा, बड़ी आंत में बनी। अब वहाँ से यह जीवित कोष्ठ जो है इसको बोलेंगे हम सिस्ट। समझिएगा, इसको बोलेंगे हम सिस्ट। यह सिस्ट जो है उस संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाएगा और यह सिस्ट, अब यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका 4 केंद्रक वाला, अब वह मल किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थ के संक्रमण से टच हुआ तो दूषित कर देगा। किसको? खाद्य पदार्थ को। या पीने के पानी के साथ टच में आया तो जल को भी प्रदूषित कर देगा। तो एक जो बीमार व्यक्ति है उसके मल में पाए जाने वाले सिस्ट खाद्य पदार्थ या भोजन या पीने के पानी के माध्यम से दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो अब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में पूछा जाए कि संक्रमण फैलता किससे है, तो यह फैलता है दूषित खाद्य पदार्थ से या दूषित जल से, खुले में मल से, यानी मल में इसका सिस्ट पाया जाता है। वह सिस्ट जैसे ही खाद्य पदार्थों में जाएगा या पेयजल में जाएगा, समान व्यक्ति उसको पिएंगे तो उसके अंदर वह प्रवेश कर जाएगा। अब प्रवेश करेगा तो क्या होगा?
उसका आगे चर्चा करेंगे हम। तो भोजन का संदूषण निम्नलिखित रूप से हो सकता है। जो भोजन वह संदूषण यानी कॉन्टामिनेशन निम्नलिखित रूप से हो सकता है। कौन कौन रूप से हो सकता है? तो तिलचट्टा, मक्खी, चिड़िया द्वारा शिष्ट को खाद्य पदार्थों पर जमा कर देने से। तिलचट्टा मानव के मल से बहते हुए आया, खाद्य पदार्थ पे बैठ गया। मक्खी मानव के मल पे बैठा, शिष्ट को लेकर उड़ा, खाद्य पदार्थों पे चला गया। और चिड़ियों के द्वारा भी यह शिष्ट खाद्य पदार्थ पर जमा कर देने से वह खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो जाएगी। दूसरा है भोजन पकड़ने की गंदी आदतों से भी भोजन खराब हो जाएगा, संदूषित पानी के इस्तेमाल से। और चौथा जो है महत्वपूर्ण चीज़ सोचिएगा, देखिएगा कि शिष्ट काफ़ी हल्के होने के कारण हवा से उड़कर जल, साग सब्जी तक पहुंच जाते हैं, जिसको मनुष्य प्रायः भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। यानी वह एंट अमीबा को प्रदूषित भोजन हो या प्रदूषित जल हो, उसके माध्यम से एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो क्या है देखेंगे, तो इस प्रकार के संक्रमण को संदूषित संक्रमण कहते हैं। ये आंत में पहुंचकर बहिकोष्ठन यानी एक्सिस्टमेंट द्वारा कोष्ठ के बाहर आते हैं तथा विभाजित होकर 8 एक केंद्रक युक्त अमीबा बन जाते हैं, जो भोजन प्राप्त कर परिपक्व ट्रोफोजोआइट बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस फोटो को हम थोड़ा सा छोटा करके आपको समझाएंगे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। तो समझिएगा, जैसे ही हम संदूषित भोजन या जल के साथ इसको ग्रहण करते हैं, तो देखिएगा हम जो ग्रहण किए 1 नंबर के बाद 2 नंबर में यह मैच्योर शिष्ट है। यह ग्रहण कहाँ पे गया? तो छोटी आंत में गया। अब छोटी आंत में इसका एक सिस्टेशन होगा, यानी यह एगो बाहर निकला, एक एक अमीबा बाहर निकला और बाहर निकल बन जाएगा ट्रोफोजोआइट अवस्था। देख लिए, इसके चारों तरफ फैल कर ट्रोफोजोआइट बन जाएगा। और ट्रोफोजोआइट के बाद यह फिर इनसिस्टेशन करेगा। इनसिस्टेशन के बाद एक कोशिका, एक केंद्रक से 2 केंद्रक और 2 केंद्रक से 4 केंद्रक, यानी 4 केंद्रक वाला फिर मैच्योर शिष्ट बन जाएगा। इस प्रकार एक शिष्ट हमारे शरीर के अंदर संख्या को बढ़ाते रहेगा। 8 यहाँ से बन जाएगा 8 एक केंद्रक वाला, और 8 एक केंद्रक ट्रोफोजोआइट में बदल जाएगा। ट्रोफोजोआइट फिर इनसिस्टेशन करेगा, इनसिस्टेशन में केंद्रक बड़ा होकर यह मैच्योर 2 बना, 2 से 4 बना, फिर 4 गो केंद्रक वाला जैसी अमीबा बना, यह मैच्योर शिष्ट हो गया। अब यह मैच्योर शिष्ट छोटी आंत से पहुंच गई बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में यह संक्रमण करेगी। इस फोटो को समझ गए होइएगा, इसके जीवन चक्र को देख लिए होइएगा, कहाँ से चलता है, कैसे आता है। अब इसका रोग क्या होगा और लक्षण क्या होगा सो देखिएगा। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा मनुष्य में अमीबी पेचिस या बीमारी का नाम है एमोबिएसिस डिसेंट्री रोग उत्पन्न करता है, रोग हो जाता है। इसके कारण मनुष्य के आंत में अल्सर यानी फोड़ा हो सकता है, और पेट में मरोड़ एवं ऐंठन होती है। बार बार मल त्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है, सिर दर्द तथा बुखार हो जाता है। यह लक्षण है किस बीमारी का? एमोबिक डिसेंट्री का। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं एमोबिक डिसेंट्री। यह बड़ी आंत को संक्रमित करती है, बड़ी आंत को संक्रमित करती है। अच्छा, हम लोग को पता है कि बड़ी आंत क्या है, तो पचे हुए भोजन में से जल को अवशोषित कर लेगी और मल को फिर आगे की ओर पास करते हुए शरीर से बाहर कर देगी, मलाशय में जमा करेगी। जब यह बड़ी आंत संक्रमण हो जाएगा तो जल को अवशोषित नहीं कर पाएगी, तो जल सहित पचा हुआ भोजन मलाशय में जमा होगा और मलाशय तुरंत भर जाएगा, जिससे व्यक्ति को जल्दी पतला पैखाना होगा। उसी को हम बोलते हैं डिसेंट्री यानी पेचिस। किसके द्वारा हुआ? तो अमीबा के द्वारा हुआ, तो इस बीमारी को बोले हम अमीबी पेचिस। समझ गए होइएगा अमीबा कैसे शरीर में गया, भोजन को प्रदूषित किया, हमारे आंत में पहुंचा, आंत में उसका रूप बदला। 5वां इस बीमारी का लक्षण होगा मल में म्यूकस तथा रक्तस्राव होता है, यानी मल लज्जा टाइप का होगा और उसमें खून भी आएगा।
मल अम्लीय होता है तथा उसमें अनेक परिकोष्ठित एंट अमीबा यानी इंसिस्टेड एंट अमीबा मौजूद होते हैं। जो व्यक्ति अमीबीय पेचिश से संक्रमित है, बीमारी है, वो जब मल क्या करेंगे तो उसके मल में यह 4 केंद्रक वाला परिकोष्ठित एंट अमीबा पाया जाएगा और यह एंट अमीबा फिर भोजन और पानी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैलता रहेगा। अगर इसको सही समय पे उपचार नहीं किया गया, डिहाइड्रेशन को नहीं बचाया गया, तो उस व्यक्ति को, उस संक्रमण व्यक्ति को मौत भी हो सकती है। अब इसका उपचार क्या करेंगे वो देखेंगे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का। तो अमीबीय पेचिश के उपचार हेतु अनेक दवाएं प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें अब देखो बहुत सारी दवा है, जिसमें दवा है एमेटिन, देखिए याद रखें, एमेटिन, डिहाइड्रोएमेटिन, बायोफार्म, डाइडोक्विन आदि 3 दवा का नाम याद रखिएगा। एमेटिन, डिहाइड्रोएमेटिन, बायोफार्म और डाइडोक्विन आदि दवाई दी जाती है। इस परजीवी को नष्ट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे टेरामाइसिन, फ्यूमाजिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये 3 एंटीबायोटिक को भी इसको मारने के लिए उपयोग में लाते हैं। रोकथाम, सबसे बड़ी बात, इस बीमारी को लग जाएगा तब तो इलाज करेंगे, लगने से पहले हमको रोकथाम होनी चाहिए। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का रोकथाम कैसे होगा? तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से उत्पन्न होने वाले रोग के संक्रमण से बचने हेतु निम्नलिखित उपाय करनी चाहिए। सबसे पहला उपाय है भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थों को ढक कर रखनी चाहिए, ताकि उसमें मक्खी, तिलचट्टा जो भी वाहक है, एंट अमीबा का वाहक है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जल तथा पेय पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए ताकि वे दूषित न हो पाए। पानी को अच्छी तरह उबाल कर पीना चाहिए। खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर रखनी चाहिए। कच्चे अधपके खाद्य पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए। खाने से पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि खुले में शौच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो फैलता है यह शौच के कारण ही फैलता है, यानी मल। और मल में पाया जाता है इसका सिस्ट, और यही सिस्ट किसी वाहक के साथ नहीं भी गया, मक्खी मच्छर के साथ नहीं भी गया, तो इतना हल्का होता है कि हवा से उड़ जाएगा। हवा से उड़कर हमारी जो सब्जी है, साग सब्जी है, उस पे बढ़ जाएगी, या फल फूल पे बढ़ जाएंगे, फल पे बढ़ जाएंगे। और इसको बिना धोए हुए, बिना अच्छे तरीके से धोए हुए अगर हम सेवन करते हैं तो फिर वह हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो यह उपाय हुआ एंट अमीबा से रोकथाम की। इसी के साथ हमारा पहला यूनिट, जिसका नाम था प्रोटोजोआ यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ, यह कंप्लीट हुआ। आप इस यूनिट को अच्छे तरीके से बार बार पढ़ लेंगे। जो भी हमने इसमें आपको नोट लिखाया है, उस नोट को आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और 1 बार 2 बार पढ़कर अपने से बैठकर 3-4 प्रश्नों को दीजिएगा। पहला प्रश्न कि प्रोटोजोआ क्या है, इसके लक्षणों एवं उसके वर्गीकरण को लिखे। दूसरा प्रश्न, मात्र 4 प्रश्न इससे आएंगे, याद रखिए, 4 को तैयारी कर लीजिए तो हो जाएगा। दूसरा, पारामीशियम के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो पारामीशियम का संक्षिप्त वर्णन करें। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और चौथा लीशमानिया। इसमें और भी जीव है, लेकिन 4 को मुख्य रूप से तैयारी कर लीजिएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी से आगे कुछ नहीं पूछ सकता है। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं आप लोगों से। पहली यूनिट हमारी समाप्त हो गई है, तो यूनिट 2 में अब मिलेंगे आपसे। हम यूनिट 2 को लेकर कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा फाइलम पोड़ीफेरा। अब फाइलम पोड़ीफेरा को देखेंगे यूनिट 2 में। तब तक आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, जहाँ कहीं भी रहे आप अपने अध्ययन में लगे रहे और अच्छे नंबर से आप सेमेस्टर 1 को पास करके आए। फिर हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 2 को। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।